हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है वो जो हमारे से जुड़े हुए बच्चे हैं या फिर अदर जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको पता ही है कि हमारा चैनल है वो ITI की बेस जो प्रिपरेशन करे, उसके अलावा जो टेक्निकल की तैयारी करे उनके लिए हमारा चैनल बनाया गया है। उसके अलावा जो नए बच्चे भी हमारे से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी हमारा चैनल बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। ट्रांसफार्मर हमारा चैप्टर चल रहा है, उससे पहले हमने सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर किया था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा चैप्टर ट्रांसफार्मर चल रहा है। ट्रांसफार्मर हमने कल क्या पढ़ा था कि कल हमने ट्रांसफार्मर के टाइप्स पढ़े थे। वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर के कोर के हिसाब से कौन कौन से टाइप से डिवाइडेशन होता है। तो हमने सेल और कोर के बारे में पढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट उससे आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, मैंने आपको कोर के आधार पर बताया था। कोर के आधार पर 3 टाइप के ट्रांसफार्मर होता है। एक तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा कोर टाइप और तीसरा बेरी टाइप। फ्रेंड्स, सेल टाइप की मैंने बताया था कि सेल टाइप क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें क्या हो कि जो बीच की जो भुजा होती है, यानी कि जो बीच की जो भुजा होगी उस पे क्या होगी, वाइंडिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो बीच की भुजा है उसी पे खाली क्या होगी, वाइंडिंग होगी। इसमें आधी वाइंडिंग को प्राइमरी मान लेता है और आधी को सेकेंडरी मानता है। तो बीच वाली भुजा पर क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल टाइप होता है। कोर टाइप में क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स कोर टाइप है और ये सेल टाइप है। सेल टाइप में क्या होता है, बीच वाली भुजा पर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। चुंबकीय पथ के लिए जो मार्ग होते हैं वो कितना होता है, 2 होता है, 1 और 2। यहाँ पर फ्लक्स का डिवाइडेशन होता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या होता है, एक ही मार्ग उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के अगर कोई भी ट्रांसफार्मर जिसमें चुंबकीय पथों की संख्या कम से कम हो तो उसमें चुंबकीय लीकेज जो होता है ना, वो फ्रेंड्स उसमें मान ज्यादा होता है। चुंबकीय लीकेज फ्लक्स का मान सर्वाधिक होता है। तो इसमें क्या है, पथ एक ही है, तो इसमें अलग अलग जो 2 भुजा है, यानी कि एक ये प्राइमरी भुजा और ये सेकेंडरी भुजा, ये भुजा इस टाइप से जुड़ी होती है। ई टाइप की मैंने बताई थी, ई और आई टाइप की बनती है। तो अलग अलग टाइप से ये भुजाएं बनती है, तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। तो अभी इस पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो इसमें चुंबकीय पथों के लिए कितनी जगह होती है, एक ही होती है, 5 फ्लक्स ही पूरी को मिलता है। तो एक और ही पूरा चुंबकीय क्षेत्र का मार्ग बनाने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको कल चीज बताई थी, कोर और सेल के बारे में। अब आज नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होती है, जो बीच वाली इस तरीके से भुजा होती है, इस पर क्या होती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है। किस तरीके से क्या होता है, बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर होती है। इसमें बीच वाली भुजा होती है, इस पर क्या होती है, वाइंडिंग लपेटी होती है। इसमें ये जो बीच वाली ये जो है, इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो होता क्या फ्रेंड्स इसमें कि ये जो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें आपको दिख रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या है, मार्ग की संख्या ज्यादा है। तो इसमें चुंबकीय पथों की संख्या अधिक होती है। तो ये जो चुंबकीय पथ की संख्या अधिक होती है, तो इससे अपने क्या बेनिफिट होगा कि जो चुंबकीय लीकेज फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, कम होगा। इसमें चुंबकीय लीकेज फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। या फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक चीज और कह सकते हैं कि इसमें चुंबकीय लीकेज फ्लक्स का मान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि चुंबकीय पथों की संख्या क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि एक से ज्यादा इसमें क्या होता है, चुंबकीय पथ बनता है। यहाँ पर इससे फ्लक्स बन रहा है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 1 5 2 5 3, तो अलग अलग हमारे को क्या मानता है, चुंबकीय पथों की संख्या मिल जाती है। तो जिससे क्या चुंबकीय लीकेज फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इस तरह की जो वाइंडिंग बनाते हैं उसमें कूलिंग रहती है। तो यह वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करती है।
यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें हीटिंग लॉस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग क्या रखती है, कूलिंग रखती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कूलिंग के लिए अधिक स्पेस उपलब्ध होता है। कूलिंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहता है। कूलिंग के लिए स्थान से मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर जिस टाइप की कोर की संरचना बनी हुई है उससे क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होगी वो हीट क्या होगी, वो हीट वातावरण में फैल जाएगी, जिससे ट्रांसफार्मर क्या होगा, ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जैसे वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, तो क्या होता है कि हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो इस टाइप का ट्रांसफार्मर बनाने से क्या होती है, हीट के लिए अपने को एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है और ट्रांसफार्मर ठंडा रहता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज किस में करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं किस में करते हैं, स्टेप अप और डाउन दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं। इसका उपयोग हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगी कोर टाइप के ट्रांसफार्मर किस किस टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेल टाइप, दूसरा कोर टाइप, तीसरा बेरी टाइप जो आज हमने किया है। बेरी टाइप के जो ट्रांसफार्मर उसकी संरचना इस तरीके से बनती थी। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें जो बीच में मैंने क्या दर्शा रखा है, बीच में मैंने फ्लक्स के लिए मैंने पथ बता रखा है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा करेक्टली बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स का डिवाइडेशन 5 1 5 2 5 3 में। तो इस तरीके से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होगा और वाइंडिंग को कूलिंग के लिए अधिक स्पेस मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कैसे होता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कोर के टाइप से ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ा था, उससे पहले आगे वो एक्स्ट्रा पढ़ा था। तो इस साल में हम क्या पढ़ रहे हैं कि फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। फेजों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ये वर्गीकरण फ्रेंड्स किसका है, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण मैंने बताया था कि 4-5 टाइप से किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कैसे होता है। इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर आता है, एक तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक 3 फेज। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है इसका यूज हम किस में करते हैं, जो घरेलू जो उपकरण होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू वैद्युतिक उपकरणों में किया जाता है। ये सेल और बेरी टाइप, ये सेल और कोर दोनों टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर। यानी कि फ्रेंड्स सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इसकी जो बॉडी बनती है कोर की, वो सेल और कोर दोनों टाइप की बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो वोल्टेज रेंज पूछते हैं, इसकी वोल्टेज कितनी होती है, 250 250 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेंज होती है। इसका यूज किस चीज में करते हैं, घरेलू विद्युत उपकरण हो गया, जैसे कि हमारे पास स्टेबलाइजर हो गया, ठीक है, इन्वर्टर वगैरह हो गया, रेडियो हो गया आदि जो घरेलू उपकरण है उन सब में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और अगर घरेलू विद्युत उपकरण आ गए तो उसमें सारे ये घरेलू आ गए, सेल और कोर टाइप को तो 250 वोल्ट इसकी वोल्टेज रहती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कैसे होता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। 3 फेज जो ट्रांसफार्मर होता है ये भी सेल और कोर दोनों टाइप का बनता है। यह सेल और कोर टाइप दोनों टाइप से बनता है। ये भी सेल और कोर दोनों टाइप से बनता है, लेकिन बेरी का भी बनाता है। ठीक फ्रेंड, इसकी वोल्टेज रेंज पूछते हैं तो इसका यूज ज्यादातर हम किस में करते हैं, वोल्टेज के पारेषण और वितरण में किया जाता है। तो इसका यूज हम किस में करते हैं,
पारेषण और वितरण विद्युत प्रणाली में 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सेल और कोर टाइप का होता है। पारेषण और वितरण विद्युत प्रणाली में इसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पारेषण और वितरण का मतलब क्या होता है कि जो वोल्ट जहाँ पर पावर का जनरेशन जहाँ पर हो रही है वहां पर वोल्टेज को आगे स्टेप अप करके भेजना। और वितरण में क्या होता है, जैसे कि सब स्टेशन पर जहाँ पर वोल्टेज आ रही है, जहाँ पर विद्युत सप्लाई आई, वहां पर क्या होता है कि स्टेप डाउन करके वोल्टेज को आगे भेजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो पारेषण और वितरण विद्युत प्रणाली में इसका यूज किया जाता है। अब इसमें जो वाइंडिंग बनती है किस टाइप से बनती है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, 3 फेज सप्लाई ही होती है। ठीक है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में 3 फेज ही तार होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में 3 तार प्रणाली यानी कि R/B प्रयुक्त होती है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर वही बात हो गई कि स्टार और डेल्टा वाली बात आ गई। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के 3 तार प्रणाली यानी कि R/B प्रयुक्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पारेषण वितरण में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जहाँ पर वितरण प्रणाली होती है वहां पर स्टार और डेल्टा टाइप की वाइंडिंग, ये स्टार पॉइंट बनता है और ये क्या होती है, डेल्टा वाइंडिंग होती है। आगे मैं आपको स्टार और डेल्टा के बारे में आगे और विस्तृत रूप से आगे बताऊंगा। तो ये स्टार वाइंडिंग होती है, डेल्टा होती है। तो ये किसकी वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये दोनों 3 फेज की ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आए। आउटपुट क्षमता के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमने किसके आधार पर पढ़ा था, कोर के आधार पर पढ़ा था। उसके बाद में किसके आधार पर पढ़ा था हमने पीछे, जो वोल्टेज जो सिंगल फेज है यानी कि फेजों की संख्या आधार पर सिंगल फेज और 3 फेज टाइप से पढ़ा। अब आगे देख लेते हैं आउटपुट क्षमता के आधार पर कौन कौन से तरीके से ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर आउटपुट क्षमता के आधार पर ऑटो ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। पहले हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। आउटपुट क्षमता के आधार पर ये ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के आधार पर कैसा होता है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और किस सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही भुजा पर लपेटी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसमें वाइंडिंग की संख्या एक होती है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है, एक होती है। जो नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम वाइंडिंग से कितनी रखते हैं, 2 रखते हैं। लेकिन जो वितरण पारेषण उसमें प्राइमरी में 3 रखते हैं और सेकेंडरी में भी 3 रखते हैं। तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होती है, वाइंडिंग संख्या 1 होती है। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें ये क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का काम करती है। इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। इसमें वाइंडिंग से कितनी, तो ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर, अगर हमारे एग्जाम पूछ ले कि ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें वाइंडिंग से कितनी होती है, एक होती है। और एक ही वाइंडिंग क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। अब इसमें हमारे को ये पूछ लेता है कि प्राइमरी वाइंडिंग फिर इसमें कौन सी होगी और सेकेंडरी कौन सी होगी, तो वो स्टेप अप स्टेप डाउन के ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप डाउन कौन सा होता है, तो उसके हिसाब से ये ट्रांस बनेगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि अगर ट्रांसफार्मर क्या स्टेप डाउन है, यहाँ पर 2 कंडीशन हम लगा लेते हैं। इफ यदि
यहाँ पर दो कंडीशन लग जाएगी। यदि ट्रांसफार्मर क्या हो, स्टेप अप हो, यदि ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप हो। इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन कुछ नहीं, इसमें बस जो प्राइमरी सेकेंडरी कैसे स्टेप अप स्टेप डाउन का काम करेगी वही चीज बता रहा हूँ। तो अगर इसमें दो कंडीशन यही है कि यदि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो क्या होगा कि इसमें जो क्या होगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जिसमें क्या होती है कि प्राइमरी वाइंडिंग में 1 से 2 टर्न होता है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज्यादा होती है, वही क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें प्राइमरी में टर्न कम तथा सेकेंडरी में अधिक टर्न लगाया जाता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्राइमरी में टर्न कितने होते हैं, तो प्राइमरी में क्या होता है 2 से 3 टर्न लगा के और मोटे तार का यूज करते हैं, और सेकेंडरी में क्या होता है पतले तार के अधिक लपेट लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है कंडीशन इसकी, अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो स्टेप अप कौन सा होता है, जिसकी प्राइमरी में टर्न की संख्या क्या होती है, कम होती है, और सेकेंडरी में टर्न की संख्या अधिक होती है, तो वो कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेकेंड नंबर कंडीशन की। यदि ट्रांसफार्मर क्या हो, स्टेप डाउन हो। अब हमारे पास ट्रांसफार्मर यदि स्टेप डाउन है तो क्या होगी, इसमें प्राइमरी में टर्न क्या होता है, अधिक तथा सेकेंडरी में कम टर्न होते हैं। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि ये उससे विपरीत है स्टेप अप से। स्टेप अप में तो क्या था कि प्राइमरी में टर्न की संख्या क्या थी, स्टेप अप में कम थी और सेकेंडरी में ज्यादा थी। इसमें क्या, इसमें उल्टा, इसमें प्राइमरी में टर्न क्या है, अधिक है, और सेकेंडरी में टर्न की संख्या कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें आधी जो वाइंडिंग होती है उसमें टर्न क्या ज्यादा होता है, और बाकी जो बची वो सेकेंडरी हो जाएगी। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लो हमारे पास में एक ऑटो ट्रांसफार्मर, मैं जैसे बात करता हूँ कि ये मेरे पास में क्या ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम समझाना चाहूँ तो स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे समझाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको उम्मीद है ये तो समझ, अब डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन कौन सा होगा। अब फ्रेंड्स डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझना चाहे तो क्या समझेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या होता है, जिसमें क्या होता है प्राइमरी टर्न की संख्या क्या आती है भाई, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इसमें स्टेप डाउन और स्टेप अप कैसे बनेंगे अगर वाइंडिंग के हिसाब से बनाना चाहिए, क्योंकि वाइंडिंग तो एक ही है, क्योंकि ये क्या ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर बन गया। अब इसकी पूरी वाइंडिंग, अब ये एक सिंगल वाइंडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी हम क्या करेंगे, प्राइमरी ऑटो ट्रांसफार्मर में हम सबसे पहले बात कर लेते कि अगर इस ट्रांसफार्मर को मैं स्टेप अप समझूं तो कैसे बनेगी इसकी वाइंडिंग। अगर स्टेप अप है तो इसकी वाइंडिंग किस तरीके से बनेगी कि इसमें क्या होगी, ये आधे इतनी वाइंडिंग जो है, यानी इतनी जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग होगी ये कौन सी होगी, ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी। बाकी जो बची हुई वाइंडिंग है वो कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है समझ में आई होगी आपको बात कि ये जो आधी थोड़ी वाइंडिंग ये कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग, और जो बची वाइंडिंग वो कौन सी, सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब मैं बात करता हूँ अगर स्टेप डाउन की, तो स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तो एक ही है, स्टेप डाउन क्या होता है, प्राइमरी ज्यादा होता है, तो मान लेते हैं कि इतनी वाइंडिंग क्या होगी, इतनी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग बन जाएगी। भाई आधी वाइंडिंग क्या है, प्राइमरी हो जाएगी। अब जो बच गई थोड़ी बहुत वाइंडिंग ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाएगी।
तो इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर बनता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको डायग्राम से कि ये जो थोड़ी सी वाइंडिंग है ये कौन सी का काम करेगी, प्राइमरी का, और जो बाकी जो बची हुई है बहुत सारे टर्न है ये कौन सी सेकेंडरी होगी। यदि ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप है। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन बने तो क्या होगी भाई, आधे से ज्यादा वाइंडिंग क्या होगी, प्राइमरी बन जाएगी, यानी लपेटे ज्यादा होंगे, और सेकेंडरी में थोड़े टर्न क्या होंगे, कम होंगे, और क्या हो जाएगी बाकी जो बची वाइंडिंग यानी टर्न कम है वो कौन सी सेकेंडरी हो जाएगी, यानी ट्रांसफार्मर कौन सा, स्टेप डाउन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आई चीज। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ऑटो ट्रांसफार्मर समझ में। ऑटो ट्रांसफार्मर में अब आगे हम चीज देख लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमने ये पढ़ लिया कि प्राइमरी सेकेंडरी कैसे काम करती है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कैसे करते हो, इसका सिद्धांत क्या है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का हम पढ़ लेते हैं सिद्धांत क्या है, यानी कि इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। सबसे पहली बात तो यह करता है स्वप्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। जो ट्रांसफार्मर नॉर्मल जो बनता है वो किस पर करता है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। स्वप्रेरण में क्या होता है, जैसे एक कुंडली है, ठीक है, जिसको आपने प्राइमरी मान लिया मान लो और इसको सेकेंडरी माना है, तो इसमें क्या होगा, एक कुंडली में चारों क्या होना, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इसमें हम अगर क्या कहते हैं, ईएमएफ देता है इस कुंडली में, अगर एसी का ईएमएफ देता है यानी कि एसी वोल्टेज देता है, तब इस कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होगा, इसमें उत्पन्न होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण, यानी कि खुद की वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ विद्युत बल दूसरी कुंडली में होकर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण सिद्धांत का बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्वप्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। अब आगे हम देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होती है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पास पास में होती है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में जुड़ी होती है, आपस में जुड़ी। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, आपस में जुड़ी। आपस में जुड़ी होने का मतलब क्या है कि एक ही वाइंडिंग पर दोनों बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में जुड़ी होगी, बस उसकी जो फ्लक्स की दिशा है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें क्या होगी, उसी को हम क्या हो, जैसे अभी वाइंडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो पूरी वाइंडिंग बनी है मान लो, तो इसमें आधी ये बन जाएगी प्राइमरी वाइंडिंग और आधी ये बन जाएगी, तो इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो जिससे क्या होगी, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, तो ये क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में जुड़ी होती है। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में फ्रेंड्स क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से किया जाता है। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज हम ज्यादातर किसमें करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में करते हैं, यानी कि वोल्टेज का रेगुलेशन करने के लिए किया जाता है। अब होता क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या करता है, जैसे कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसमें 3 से 4 क्या कर लेता है, टेपिंग निकाल लेता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर की मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये मान लो ऑटो ट्रांसफार्मर, ये इसकी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, ये तो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। अब इसके बीच में क्या निकाल जाएगी, टेपिंग निकाल जाएगी 3 से 4, जिससे क्या होगा कि अलग अलग के बीच में हमारे को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। तो अलग अलग वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, टेपिंग निकाल लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसका इसमें करते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में करते हैं। उसके अलावा इंडक्शन मोटर की स्पीड रेगुलेशन में, स्पीड रेगुलेशन मतलब क्या होता है कि गति के नियमन में किसका यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इंडक्शन मोटर की स्पीड रेगुलेशन में इसका उपयोग करते हैं। यानी कि जो इंडक्शन मोटर होती है, यानी कि प्रेरण मोटर जो होती है, उसमें स्पीड की रेगुलेशन यानी कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा इजीली हो जाता है।
कुछ टाइप के जो मोटरें होती है उसमें स्पीड की कंट्रोलेशन के लिए यही विधि होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप का क्या बनता है, स्टार्टर भी बनता है, तो ये क्या करता है, स्पीड का रेगुलेशन भी करता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ऑटो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू कर पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक और शेयर कमेंट। अगर कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।